और सार्थक भाई। ओके। तो आज अपन देखेंगे बिग डेटा और हडूप और ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर। ओके। अब बिग डेटा बहुत फेमस टर्म है। कैसे इवॉल्व हुआ, राइट? सो बिग डेटा कुछ नहीं है, डेटा ही है। बस उसके यूज केसेस के कारण कुछ कुछ डेटा सेट्स को बिग डेटा यूज केसेस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो डेटा है, ये कौन से टाइप का रहेगा जो बिग डेटा आएगा, उसको डिफाइन करने के लिए थ्री वीज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। थ्री वीज यानी वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड वैरायटी। ओके। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी नेम सजेस्ट, कितनी स्पीड से, कितने फ्रीक्वेंटली स्पीड या फ्रीक्वेंसी बोल लो, कितने फ्रीक्वेंसी से डेटा आ रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वॉल्यूम, साइज, साइज ऑफ डेटा, जीबीज, एमबीज एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है। और वैरायटी, कौन से फॉर्मेट्स ऑफ डेटा। ठीक है। यानी पिक्स आते हैं, यानी पिक्स इन द सेंस जेपेग, पीएनजी, वॉट एवर, राइट। फिर टेक्स्ट फाइल आती है, जेसन्स आते हैं एक्सेट्रा, जो भी वैरायटी, वैरायटी ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। ओके। सो इसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा यूज केस इज अ बिग डेटा यूज केस। ओके। अगर आपका 10 MB की फाइल आ रही है एंड वो आ रही है डेली वंस, वंस डेली, ओके, और एक ही फॉर्मेट में आ रही है जेपेग, दिस इज नॉट अ बिग डेटा यूज केस। ओके, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम इवन। इसके लिए आप एक जॉब बनाओगे, बैच जॉब, और वो कर लोगे सेटल। इवन अगर ये 10 MB की फाइल अगर आवरली वंस आ रही है, तो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो इन सब छोटे केसेस को बिग डेटा का प्रॉब्लम नहीं बोलते। ठीक है। बिग डेटा का प्रॉब्लम कैसे आता है? बड़ा यूज केस, सपोज अपन मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ डिवाइसेस है। हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस है। हर एक डिवाइस से अगर सबने amazon.com पे जाके कुछ ना कुछ किया है, तो 1 बिलियन टाइम्स amazon.com यूज हो रहा है। ओके। अब ये जो 1 बिलियन टाइम्स यूज हो रहा है, वो कितने यानी सेकंड्स में हो रहा है? ये पर सेकंड या पर आवर यूजेज भी है अगर। ठीक है। तो इसके लिए कितना साइज ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है? अगर सबने एक ही एपीआई को क्लिक किया, सपोज वन एपीआई, जो कि पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल एपीआई रन होते हैं बैकएंड पे, लेकिन अगर एक एपीआई को भी हिट किया 1 बिलियन टाइम और 1 बिलियन जेसन्स बनी, ओके, तो ये एक बहुत बड़ा यूज केस हो गया। अब ये इस स्केल को हैंडल करने के लिए जो चीजें लगेगी या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हमको बनाना है। तो ये एक बिग डेटा का प्रॉब्लम। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोल दिया, जो अमेजोन ऑब्वियसली डील कर रहा है अभी, और उन्होंने रिजॉल्व भी कर दिया। और अमेजोन हो गया, उबर हो गया, गूगल हो गया, गूगल भी बहुत सही है, फेसबुक हो गया, ये सब लोगों ने फिगर आउट कर लिया है। ओके, कि कैसे हैंडल करना है। तो जैसे अपन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, तो फाइनेंशियल्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ बिग डेटा इज 1 GB की फाइल आ रही है, पर आवर आ रही है, और कॉलम्स वेरिएबल है। ओके, कॉलम्स वेरिएबल है, दैट मींस कभी एक कॉलम आ रहा है, कभी मल्टीपल एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं, कभी कोई कॉलम नहीं आ रहा है एक्सेट्रा। और फिर उनमें भी स्कीमा इवोल्यूशन। ओके, स्कीमा इवोल्यूशन यानी कॉलम का डेटा टाइप ही चेंज हो जा रहा है। ओके, तो इन सब केसेस में बिग डेटा लगता है। ओके। सो ये सब प्रैक्टिकल यूज केसेस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, वो काफी देखे जाते हैं। ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, तो प्रोडक्ट्स में यूजेज के कारण बिग डेटा का प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है। तो अब ये सब चीजें जब इवॉल्व हो रही थी, तो 2000 के बाद बहुत डेटा का ग्रोथ हुआ, एंड गूगल ने एक व्हाइट पेपर निकाला। ठीक है। ये सब बिग डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण। तो गूगल ने जब व्हाइट पेपर निकाला 2003 या 2006 में निकाला शायद, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ शायद इन दोनों में से कोई एक जगह। तो उन्होंने व्हाइट पेपर में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में रेफर किया था। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ओके। मैं स्टार्टिंग से इवोल्यूशन से बता रहा हूँ। ठीक है। अभी जो स्टेट है वो बहुत ही आगे पहुंच गए अपन, लेकिन एक बैकग्राउंड रहना चाहिए, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये जब हुआ शुरू डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, तो उन्होंने व्हाइट पेपर में बताया कि कैसे
मल्टीपल सर्वर्स पे फाइल सिस्टम का जो स्पेस है वो आप यूज कर पाते हो और फाइल को स्टोर कर पाते हो। ओके, जो हम देखेंगे आगे उसका एक्चुअल आर्किटेक्चर। एंड देन फिर 2000 यानी 7 या वैसे में हडू HDFS हडूप DFS इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ओके, ये इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये शायद याहू ने बनाया था, देखना पड़ेगा, या गूगल के ही वाइट पेपर के बेसिस पे ये बन गया था और फिर उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया था। ठीक है, अभी जब ये ओपन सोर्स हुआ तो ये बहुत लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया। अभी जब ये हडूप DFS बना, ठीक है, उसके बाद एक सिर्फ फाइल सिस्टम मिल रहा है। फाइल सिस्टम क्या है? जैसे आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम है ना, NFS। NFS में क्या होता है? आपके सर्वर्स कनेक्टेड है, ओके, एक दूसरे से। तो सर्वर्स कनेक्ट हो गए, स्टोरेज जो है वो शेयर हो रहा है। ओके, तो आपको NFS में जब अपन लॉग इन करते हैं और कोई NAS ड्राइव या NFS ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तो हमको टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज मिलता है। लेकिन वो वैसा नहीं है कि एक सर्वर पे टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज है। वो इसलिए है क्योंकि सब नेटवर्क से रिलेटेड है, तो सबका स्टोरेज शेयर हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा दिखाता है। तो वही कंसेप्ट हडूप DFS जो है वैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब इवॉल्व हुआ हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो उसके ऊपर अब फाइल तो आप स्टोर करने लग गए, लेकिन आपको प्रोसेसिंग भी लगेगा। ठीक है, तो तब जनरेट हुआ मैप रिड्यूस। ओके, अब ये मैप रिड्यूस क्या है ये मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी तक के कोई क्वेश्चन या डाउट्स है किसी को तो पूछ लीजिए। ओके, परफेक्ट। सो नहीं नहीं, अब सार्थक एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तो जब से हमारे पास ये आया था, मतलब हम लोग C ड्राइव D ड्राइव, वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ही था ना हमेशा। हाँ, नहीं, सी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हो गया? सी ड्राइव तो लोकल हो गया ना तुम्हारा। मतलब कंप्यूटर फाइल में सी ड्राइव और D ड्राइव है, डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है? वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर से फाइल रिलेटेड। नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मींस मेरे को ये पूछना था कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मतलब एक फाइल अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं एट एनी पॉइंट टाइम, इज दैट द थिंग? एक वैसा ही है, हम्म। लेकिन उसका कंसेप्ट थोड़ा वाइड है जो अपन अब डीप डाइव करेंगे। ठीक है, लेकिन सी ड्राइव और D ड्राइव इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, वो लोकल है, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट का बेसिकली नेम। हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बोलेंगे तो वो फाइल सिस्टम जो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, दैट फाइल सिस्टम इटसेल्फ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको तुम एक्सेस कर सकते हो, लोकलाइज नहीं रहेगा अगर इसको ऐसे डाला जाए। हाँ, एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से वीर जो हाँ। बोल रहे हो वो सही है, वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो उसका जो स्टोरेज पैटर्न है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। सो अभी सी ड्राइव में क्या हो रहा है, एक फाइल तुमने स्टोर की, वो सी ड्राइव में ही स्टोर्ड है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड आता है तो वो एक फाइल के स्प्लिट होते हैं, डिविजन्स होते हैं, और वो जो डिविजन्स है या चंक्स है वो डिफरेंट सर्वर्स पे कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं। ओके, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट। ओके, राइट। एक लेकिन फाइल को एक्सेस ब्रेक पैटर्न करके यस, अगर वो तो डिस्ट्रीब्यूट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो सी ड्राइव में। सो इसमें हाँ। एक चीज बोलना चाहता हूँ फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हम्म, सी ड्राइव में जब आप स्पेस इंक्रीज करते हो, जैसे 5 GB 10 GB टीबीज, वो वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, जहाँ पे आप नोड्स इंक्रीज करते हो फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द सेम डेटा। तो अगर आप एक डेटा पे, जैसे अभी सीपीयूज होते हैं एंड देन जीपीयूज हैव कम, तो अगर आप एक डेटा पे प्रोसेस कर रहे हो उसको 10 10 मिनट्स लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में जब सारे नोड्स एक साथ प्रोसेस करेंगे सेम डेटा पे, दैट विल टेक 2 मिनट्स। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो सी ड्राइव और डी ड्राइव नहीं कर सकता। बस वही हम्म, था। correct। हाँ, नहीं यही है, सही है। रुक जाओ, करेक्ट। पॉज करता हूँ शेयरिंग, मुझको ना पेज दिखाना है। ये हमको पेज दिख रहा है तेरा? नहीं, पेज दिख रहा है कैमरा में, मुझको रिकॉर्ड भी तो करना है। तुमको अभी स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? हाँ, मतलब हमने बड़ा कर दिया तो ये दिख रहा है, तेरा पेज दिख रहा है। ओके, बट अभी स्क्रीन शेयरिंग चालू है तेरी। स्क्रीन शेयरिंग शुरू है, लेकिन मुझको सिर्फ यही दिखाना है पेज, और ये नहीं दिखाना है। रुक जाओ, अब ये पहली बार है तो बेयर विथ मी थोड़ा।
ओके, तो जब जैसे देवादित्य बता रहा था राइट कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो एचडीएफएस क्या है? ये एक सर्वर है, ठीक है, या लैपटॉप पे पकड़ो, ऐसे मल्टीपल 2 3 4 ये सब है। अब ये जो सर्वर है या लैपटॉप है या जो भी है, उसमें सीपीयूज रहेंगे, मेमोरी रहेगी, स्टोरेज रहेगा। ओके, इसमें भी वही CMS, ठीक है, सब में रहेगा कुछ ना कुछ। अब क्या हुआ, ये जो स्टोरेज पार्ट है सब में, अगर इसमें 1 TB है, इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 500 GB है और इसमें 100 GB है, तो क्या हुआ, एचडीएफएस क्या करता है, इन सबको एक यूनिफाइड वे में कनेक्ट करता है, ठीक है, सब कनेक्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे एक लेयर बन गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का एक लेयर बन गया, ठीक है, तो ये इसको एचडीएफएस बोलता है। अभी जब मैं यूजर इस पे लॉगिन करता है, ओके, अब मैं बोलूंगा कि मेरा टोटल ये जो है, टोटल 3.6 टेराबाइट्स का एक यूनिफाइड स्टोरेज बना दिया एचडीएफएस ने। अभी अगर मैं बोलता हूं कि मेरी फाइल है 2 TB की, ओके, एक फाइल है, अभी इसको मुझको स्टोर करना है, तो अभी एचडीएफएस पे जब मैं ये बोलता हूँ, अब तुम ये 2 TB की इस पे कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन जब मैं एचडीएफएस यूज कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है फाइल को पार्ट्स में, ठीक है, पार्ट 1 2 3 4, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और सबको 500 GB में डिवाइड किया उसने, सब सपोज, ओके। अभी ये जो है, इसको वो बोलते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। अभी ब्लॉक्स एचडीएफएस में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी मेमोरी पीस, हमने पहले भी सुना था, एक ये अगर सपोज मेमोरी है, मेमोरी में ग्रेन्स है, ठीक है, ये मेमोरी एक पूरा यूनिट 1 TB का नहीं है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ग्रेन्स जो बनते हैं, ये सब इंडिविजुअल सेल्स है, दीज सेल्स कैन होल्ड सर्टन मेमोरी ओनली। अभी ये जो सेल्स है, ये इनको अगर हम ब्लॉक्स पकड़े, तो ये सिर्फ उतने ही ब्लॉक का मेमोरी या फाइल या जो भी है स्टोर कर पाएगा जितना एलोकेटेड है। तो एचडीएफएस में भी ये जो कंसेप्ट है ब्लॉक्स का, वो आता है। तो अभी ब्लॉक साइज करके एक कंसेप्ट है एचडीएफएस का, उसके ऊपर आप बोल सकते हो कि मेरा एक ब्लॉक रहना चाहिए 500 GB का, ओके। यूजुअली ये बहुत बड़ा हो गया, यूजुअली MBs में रहता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, इसको छोटा कर देते हैं, 100 GB का एक ब्लॉक, ओके। तो अभी ये क्या करेगा, ये जो स्टोरेज है, इस पे भी ब्लॉक्स है, इस पे भी ब्लॉक्स है, यहाँ पे भी है कुछ ब्लॉक्स, और यहाँ पे एक ही ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी ये जो है 100 GB का ब्लॉक साइज है अगर मेरा एचडीएफएस पे असाइन, तो ये 500 GB के ब्लॉक्स में नहीं डिवाइड करेगा, ये करेगा फाइल को 100 GB के ब्लॉक्स में डिवाइड, और इन ब्लॉक्स को यहाँ पे स्टोर करते जाएगा जहां जहां अवेलेबल रहेगा मेमोरी, ओके। तो यहाँ पे सपोज एक B1 ब्लॉक सेव हुआ, यहाँ पे 3 ब्लॉक सेव हुए, B2 B3 B4, बाकी के ब्लॉक्स यहाँ पे सेव हुए, ओके। तो वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरी फाइल एक जगह पे नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे B5 B6 B7 B8 रैंडमली वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे स्पेस खाली है, ओके, और वहां पे वो ब्लॉक्स असाइन करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड का। तो क्या होता है, एक फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने, डिवाइड करके अलग अलग स्टोरेजेस पे, तो तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का कंसेप्ट ऐसा है। कोई क्वेश्चंस यहाँ पे? नहीं, बट अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर उसके पास पूरा स्पेस एक जगह अवेलेबल होगा तो वो ऑप्टिमाइज नहीं करेगा वहां डालने के लिए? नहीं, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सेकंड पॉइंट अभी आगे, ये कंसेप्चुअली ये समझा है ना कि ब्लॉक कैसे स्टोर हो रहे हैं, हाँ। ओके। अभी एचडीएफएस जो है वो बोलता है कि रेप्लिकेशन, ओके, एक रेप्लिकेशन फैक्टर करके टर्म था, अभी अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक रेप्लिकेशन फैक्टर
हम जब स्टोरेज HDFS सेट कर रहे हैं तो हम देते थे उसको, इसमें हम बोलते थे 2 या 3 जो भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक ब्लॉक को वो इतने टाइम रेप्लिकेट करेगा। तो अगर सपोज B1 है तो B1 अगर 4th सर्वर पे है तो वो B1 को दूसरे एक कोई और एक सर्वर पे डालेगा, तो यहाँ पे भी एक B1 हो सकता है। वैसे ही B5 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एक B5 हो सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये डाउन गया तो आपका B5 लॉस ना हो। ओके, तो अभी अब तुम्हारी फाइल ही 2 टेराबाइट की और टोटल स्पेस 3.6 है, तो ये तो फेलियर कंडीशन है, ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप ये फाइल इस छोटे क्लस्टर पे तो सेव ही नहीं कर सकते। बट सपोज ये 2 GB की फाइल है और ये 100 MB के स्प्लिट्स है ना, तो अब तुम्हारा रेप्लिकेशन भी सेट हो गया और तुमने फाइल भी स्टोर कर दी और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक डाउन गया तो दूसरे है। ओके, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का ओवरऑल कंसेप्ट। तो इसमें मेन है ब्लॉक साइज और रेप्लिकेशन फैक्टर। अभी ब्लॉक साइज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये तो 100 GB बोला मैंने, यूजुअली 256 MB रहती है क्लस्टर पे ब्लॉक साइज। ओके, तो 256 MB, अभी अगर यहाँ पे हर एक ब्लॉक 256 MB का है, ये 256 है, ये 256 है। अभी अगर सपोज मैंने 200 MB की फाइल स्टोर करनी है, 200 नहीं 400 MB की फाइल। ओके, तो क्या होगा? HDFS बोलेगा 400 MB की फाइल है, ठीक है, इसको 256 GB का ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक रहेगा 256 का B1, B2 रहेगा रिमेनिंग ओके 144 जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये B1 यहाँ पे आ गया, दूसरा एक जो नोड रहेगा उस पे भी 256 MB का ब्लॉक रहेगा, तो यहाँ पे वो B2 सेव कर लेगा। और इसका रेप्लिकेशन बनाना है तो B1 यहाँ पे भी आ जाएगा और B2 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो बाकी का जो स्पेस है यहाँ पे वो वेस्ट हो गया, यानी 256 माइनस 144 जो रिमेनिंग स्पेस है दैट्स वेस्टेड। ओके, इसीलिए नॉट वेस्टेड क्योंकि ये दूसरी फाइल कुछ स्टोर नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, ये गया, तो इसीलिए ब्लॉक साइज और फाइल साइज ये इंपॉर्टेंट है जब भी आप हडूप क्लस्टर डिफाइन करते हो या बनाते हो HDFS का। ये ब्लॉक साइज पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करता है, क्योंकि आपने इंश्योर करना है कि आपके जो ब्लॉक्स है उसमें अनयूज स्पेस बहुत कम हो, वो ऑप्टिमली यूज्ड हो, इसीलिए ये करते हैं ऐसा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ये इसमें? और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि अभी सार्थक ने जैसे कहा कि ये स्टोरेज वेस्ट हो गया, दैट्स वाई ये बिग डेटा जो है, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि 1 KB का फाइल भरना है, 1 MB का फाइल भरना है, देन दैट मेक्स द होल पर्पस वेरी अनयूजफुल। क्योंकि जब आप 1 MB का फाइल भरोगे तो वैसे, इसीलिए स्मॉल फाइल्स आर नॉट द यूज केस फॉर बिग डेटा, क्योंकि जितना आप स्मॉल फाइल्स भरोगे उतना मेटाडेटा इंक्रीज होगा एंड आपकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप HDFS में अपना यूज केस लेके आए एंड आपके पास बहुत सारे स्मॉल डेटा है एंड आप उस पर प्रोसेसिंग करना चाहते हो, एंड देन पूरा प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन प्रोसेस क्यों स्लो होता है, क्योंकि उसका मेटाडेटा इंक्रीज होता है प्लस उसका स्टोरेज भी डिक्रीज होते रहता है। करेक्ट, या सार्थक आपका। या तो बेसिकली मेटा डेटा, राइट? अब HDFS को पता तो रहना चाहिए कि ये फाइल, यानी सपोज a.txt है। ओके, तो ये फाइल मैंने कहाँ कहाँ स्टोर की है, तो इससे रिलेटेड a.txt से रिलेटेड मेटा डेटा रहेगा कि अच्छा B1 जो ब्लॉक है वो सर्वर 1 पे है ना, और B2 जो ब्लॉक है वो सर्वर 2 पे है, लेकिन इसका रेप्लिकेशन भी है सर्वर 2 पे और इसका भी रेप्लिकेशन है सर्वर 1 पे, राइट? तो ये पूरा जो है ये मेटा डेटा है ना, क्योंकि इसको पता रहना चाहिए कि भाई फाइल अगर कल जाके यूजर ने रीड की, बोला कि मुझको फाइल दे, तो इसको पता रहना चाहिए कि कहाँ से लेनी है फाइल, राइट? तो इसीलिए ये जो मेटा डेटा है, ये मेटा डेटा अगर सपोज 2 KB का है लेकिन साला फाइल ही 1 KB की है जो देवादित्य बता रहा था, तो ये गलत है ना, यानी तुम्हारा मेटा डेटा फाइल से बड़ा हो जा रहा है। और फिर तुम ऐसी फाइल्स मल्टीपल जगह पे स्टोर कर रहे हो तो ब्लॉक भी वेस्ट हो रहा है, साइज भी वेस्ट हो रही है, प्लस ये मेटाडेटा ज्यादा है तो टाइम और परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो जाता है। तो जो देवादित्य बता रहा था वो ये यूज केस है कि स्मॉल फाइल्स के लिए कभी बना ही नहीं था ये बड़े फाइल्स और उस यूजेज के लिए ही बना था। ठीक है, तो थैंक्स भाई। तो ये बेसिकली ये हो गया
आगे अब जब HDFS बन गया, ये बहुत पॉपुलर होने लग गया कि चलो सब सब HDFS यूज करते हैं, सबने अडॉप्ट करना शुरू किया। लेकिन अब ये तो सिर्फ स्टोरेज हो गया, स्टोरेज के अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि आप अगर यहां देखोगे CPU और मेमोरी भी तो है, ये भी तो वेस्ट हो जा रही है। ओके, नहीं उसके पहले वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अभी अगर मेरे ये 3.6 TB कम पड़ रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐड कर दूंगा 2 TB। ओके, कल जाके ये भी फिर कुछ 5 TB का हो गया, ये भी कम पड़ रहा है, और एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, देखो मैं हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहा हूँ, राइट, तो इसको वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोल रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग क्या हो रहा है, ये जो सर्वर है स्टोरेज, इसी में मैंने हार्ड डिस्क बढ़ा के 2 TB कर दी, जो हम करते थे पहले, राइट। तो उसको, क्योंकि यही सर्वर में एक एक्स्ट्रा लेयर डाल दी आपने, एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दी, तो इसलिए ये वर्टिकल हो गया, है ना, सीधे लाइन में जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल ऐसा, वर्टिकल ऐसा। ठीक है, तो ये जस्ट ये समझना जरूरी है, इंटरव्यू में इस कंसेप्ट पे पूछ सकते हैं, अगर किसी ने पूछना है तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में क्या डिफरेंस है, या क्यों, कब कौन सा यूज करना चाहिए। ओके, सो वैसा ये कब यूज होता था, मोस्ट प्रोबेबली ये डेटाबेसेस में यूज होता था। हम लोग देखते थे एक टेरा डेटा TD सिस्टम है, अब यहाँ पे 5 TB है स्पेस, कल जाके टेबल्स बढ़ते जा रहे हैं, इसको 6 TB करनी है, तो क्या करते थे लोग, इसमें डाउन टाइम आता था। ओके, डाउन टाइम, क्योंकि वो वीकेंड पे अपग्रेड होते थे, तो वीकेंड पे अपग्रेड होते वक्त क्या होता था, एक एडिशनल स्पेस ऐड करते थे और इसको रीपार्टीशनिंग करते थे, राइट, तो ये डेटा फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सिस्टम में, इसलिए डाउन टाइम लगता था। तो मोस्ट प्रोबेबली जो RDBMS थे पहले के, उनमें ये वर्टिकल स्केलिंग है, उनमें अभी भी है RDBMS में, लेकिन नए जो डेटाबेसेस निकल गए उसमें हमको सर्वरलेस और ये सब फंक्शनलिटीज मिलती है, जिसके कारण हमको ये सब डाउन टाइम नहीं आते। तो वो आगे हम देखेंगे जब भी हम RDS कवर करेंगे, लेकिन ये वर्टिकल स्केलिंग का बेस्ट यूज केस है, कि जब डेटाबेस को आपको स्केल करना है तो वो वर्टिकल स्केलिंग हो जाता है। जब आपको स्टोरेज रिलेटेड स्केल करना रहता है, वो भी डेटा प्रोसेसिंग के साइड से, तो वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो जाता है। और इसके तो लिए उस केस में रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगता क्या सर? इसमें लगता है, लेकिन क्या है कि हॉरिजॉन्टल में? नहीं, हॉरिजॉन्टल में भी लगता है, लेकिन वो आप मैन्युअली ट्रिगर करते हो। इसमें तो मैंडेटरी है, इसमें करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें ये बैकएंड पे चलते रहता है, जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा है ना। तो हडूप सिस्टम में जब हम अपन ऐड करते थे, तो सर्वर हम्म। करने के लिए थोड़ा डाउन टाइम था, क्योंकि इसको HDFS का पार्ट बनाना है। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है बैकएंड पे, वो होते रहेगा, क्योंकि ब्लॉक साइज और रेप्लिकेशन ये सब फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये सर्वर यूजेबल थे, है ना, यानी आप प्रोसेस चला पा रहे हो, और वो बैकएंड पे करते जा रहा है। यहाँ पे ये सर्वर ही एक्सेसिबल नहीं रहते थे, क्योंकि स्पेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो डेटा भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो ये यूज केसेस पहले के थे, अभी अभी नहीं होता होगा, मे बी RDBMS में भी कुछ फंक्शनलिटीज होगी जो हमने पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, अभी ये क्लियर है ना। अब ये स्केलिंग हो गया, उसके बाद अब ये सर्वर का CPU मेमोरी का क्या करोगे, आप रीड करोगे फाइल, स्टोर कर पाओगे एक्सेट्रा, ये सब ठीक है, लेकिन ये CPU मेमोरी तो वेस्ट हो जा रही है ना। तो इसको प्रोसेस करने के लिए, ये ब्लॉक्स को प्रोसेस करने के लिए मैप रिड्यूस बना। ओके, मैप रिड्यूस का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ओके, नेम के ऊपर ही है। मैप रिड्यूस क्या करता है, अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब ये दो सर्वर, 3 सर्वर्स है यहाँ पे, 3 नोड्स है, हाँ सर्वर्स को नोड्स बोलते हैं HDFS में। ठीक है, 3, 2, 1। अभी मैंने अगर इस पे एक कुछ स्टोर किया, ठीक है, एक फाइल है जिसमें ब्लॉक्स है, file1, इसमें ब्लॉक्स है, और एक ब्लॉक ही पकड़ते हैं अगर सपोज। ओके, एक ब्लॉक में, ये पूरा एक ब्लॉक है, ABCD, दूसरे ब्लॉक में DCBA, तीसरे ब्लॉक में B और D। ओके, ये सेव्ड है। अभी अगर मुझको मैप रिड्यूस चलाना है इस पे, यानी एक एग्जांपल लेते हैं, मैप और रिड्यूस क्या है, कुछ प्रोग्राम चलाना है आपने इन पे,
इस डेटा पे, फाइल 1 पे अगर कुछ चलाना है प्रोग्राम, ओके, ये प्रोग्राम हो सकता है कैरेक्टर काउंट सपोज, तो आपको निकालना है ए कितनी बार है टाइम्स डी कितनी बार है टाइम्स, ओके, और आपको एंड में निकालना है ए इंटू डी, ठीक है, कि जो भी नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। अभी के एग्जांपल में ये लेते हैं। तो क्या होता है, मैप क्या करता है, ये प्रोग्राम को HDFS या हडूप इसको डिवाइड करता है मैप और रिड्यूस में। मैप इज नथिंग बट मैपिंग ऑफ ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम है उसको मैप कर रहा है। तो यहाँ पे वो मैप करते वक्त क्या करेगा, ए कितनी बार आया 1, बी कितनी बार आया 1, ठीक है, अगर यहाँ पे और एक ए डाल देता हूं मैं सपोज एग्जांपल के लिए, तो फिर सी कितनी बार आया 1, डी कितनी बार आया 1, फिर से ए आया है 1, ओके, यहाँ पे D1 C1 B1 A1, राइट, काउंट ही कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये प्रोग्राम के थ्रू मैं सिर्फ काउंट निकाल रहा हूं, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकते हो, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए मैप रिड्यूस किया है उसके लिए बता रहा हूं मैं। एंड देन B1 D1, अभी ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है, ओके, मैप ये रिड्यूस एंड में आता है, ओके, मैप में वो लोग पहले तो काउंट मैप कर दिए, अभी इसके बाद ये मैप हो गया, इसके बाद सॉर्ट होता है, ठीक है, सॉर्ट में क्या होता है, A1 साथ में ला दिए, B1 C1 D1, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे ही एज इज, ठीक है, यहाँ पे भी एज इज, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें फिर से ये मर्ज कर देता है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, A2 B1, है ना, ये सब हो जाएगा, ये एज इज ही रहेगा। अभी क्या होगा, अब इसको यहाँ पे भी है A1 और यहाँ पे है D1, इसको यहाँ पे एक साथ लाना पड़ेगा, यानी यहाँ का A2 और D1, ओके, अब इन सबको कंसोलिडेट करना है, तो ये क्या होगा, शफल होगा, क्योंकि अब ये ए की वैल्यू कोई एक नोड पे भेजेगा। तो अगर सपोज एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं नोड 2 वैल्यू भेजेगा नोड 1 में, तो ये यहां आ जाएगा ये वैल्यू, और एग्जांपल में कंसिडर करते हैं नोड 1 का जो डी है वो नोड 3 के डी पे भेजेगा, और नोड 2 का जो डी है उसको भी नोड 3 पे भेजेगा, तो ये पूरे डीज यहां भेजेगा, तो यहां आ जाएगा D1, ये नोड 1 पे क्या हो जाएगा, A2 A1, ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब क्या हुआ, ये शफल हुआ, शफल, इसको शफल बोलते हैं, जब इंटर नोड डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको शफल बोलते हैं, ठीक है, दैट इज शफल। तो जब भी आप कोई बोलता है कि डेटा शफल हो रहा है, रीपार्टीशन हो रहा है, एक्सेट्रा, जो जो भी ऐसी चीजें जब आप पढ़ते हो या सुनते हो, ये चीज हो रही है, एक नोड से एक पर्टिकुलर डेटा दूसरे नोड पे मूव किया जा रहा है, और वो फ्रेमवर्क करता है, आप यानी फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली कर रहा है, क्योंकि आपने प्रोग्राम लिखा है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और वो प्रोग्राम ये कर रहा है आपके लिए, ओके, उस स्टेज को शफल बोलते हैं। अब ये शफल हो गया, अब ये रिड्यूस करेगा, शफल होने के बाद अब रिड्यूस करेगा, रिड्यूस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, अब ये 3 काउंट हो गए, 3 × 3 9, तो ये रिड्यूस ब्लॉक हो गया। अब रिड्यूस करते वक्त भी ये शफल करेगा फिर से, ठीक है, ये एक बार शफल हुआ, लेकिन अब इन दोनों को साथ में लाना है ना, तो सपोज एक नया कंसिडर करते हैं नोड 2 पे, ये आखिरी का रिड्यूस चलने वाला है, ठीक है, तो ये पूरा नोड 2 पे लाएगा, ओके, और देन ये परफॉर्म होगा आपका। तो मैप और रिड्यूस ये है। कोई क्वेश्चन? और हाँ, अरे देवादित्य, इसमें कुछ ऐड करना होगा तो करना, अगर मैं कुछ। मैं एक मेरा क्वेश्चन है कि हाँ लेमैन लैंग्वेज में ही बात करूँ सारा, ठीक है। हाँ। अब जो मैं समझा हूँ इसमें ऐसे होता है कि मान लो मैं कोई क्वेरी चला रहा हूँ किसी टेबल के ऊपर, हम्म। तो टेबल तुम्हारा या फाइल है, बेसिकली टेबल हाँ। बोल रहे फाइल बोलो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नोड्स। तो हम्म। जो मैंने क्वेरी चलाई है वो क्वेरी हर नोड के ऊपर रन होने वाली है, और हर नोड से उसका डेटा वो जमा करेगा उस नोड पे, विच हम्म। वी विल कॉल एज मैप। तो इट इज मैपिंग दैट क्वेरी ऑन एवरी नोड, और वो हम्म। एक बार हो गया, उसको वो कंसोल। फिर कंसोलिडेट करके हम्म। एक जगह पे लेके आके फिर प्रोसेस करके हमको फाइनल काउंट देगा। तो वो करेक्ट प्रोसेस जो होगा वो रिड्यूस प्रोसेस होगा। ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है क्या? यस, करेक्ट है, ओके। अंडरस्टैंडिंग वाइज करेक्ट है।
अभी तो इसमें जो मूव शफलिंग हो रही है वो क्या फिजिकल डेटा मूव होता है एक मशीन से दूसरी मशीन पे? हाँ, तो क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो आईओ आएगा हाँ, बीच में। इसीलिए तो वो रिड्यूस करना है ना आपने। कभी भी आपका प्रोग्राम, आपने ऑप्टिमाइजेशन जब पार्ट आता है तब यही चीजें आप कंसिडर करते हो कि कैसे आप आईओ, और आईओ नहीं, रुको, वो आईओ जो कंसेप्ट है, जब ये HDFS हडूप का कंसेप्ट है, राइट, ये जब हो रहा है शफलिंग स्पार्क में, मेमोरी में शफल हो रहा है, तो वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। तो आगे फिजिकल डेटा मूव नहीं हो रहा, राइट? फिजिकल वो तो डेटा जैसे ही मूव हो मेमोरी रहा है में। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, क्योंकि पूरा डेटा एक जगह लाएंगे और एक साथ रहेगा तभी तो वो कंसोलिडेट कर पाएगा ना, नहीं तो कैसे करेगा। लेकिन आज आज तो अपना ये रिक्वायरमेंट है कि A into D करना है। कल को अपना कुछ और रिक्वायरमेंट हुआ जिसमें मतलब ये शफलिंग फिर से होनी पड़ेगी, राइट? हाँ, तो हमेशा ऐसे करता रहेगा। करते रहेगा ना, ऑब्वियसली। आप जो भी आपको करवाना है वो करेगा। उसी उसी के कारण तो ये पावरफुल है ना, क्योंकि ये पैरेलल में कर रहा है, ये एक एक करके नहीं कर रहा है ना, ये पैरेलल में हो रहा है सब चीजें, इसीलिए वो फास्ट है। आप पहले नोड 1 पे चल रहा है, रुक रहा है, फिर नोड 2 पे चल रहा है, रुक रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरा मैप एक साथ चल रहा है, शफलिंग भी एक साथ हो रही है जहां जहां हो रही है। ये तो एक्सप्लेनेशन में मैं एक एक करके बता रहा हूँ, लेकिन वैसे वो पैरेलल में सब कुछ हो रहा है। रिड्यूस अलग से चलेगा। ये पूरा जो भी आपका स्टेप्स है, A और D टाइम्स, ये पूरे पैरेलल में चलते, तो पहला ये स्टेज चलेगा, फिर ये स्टेज चलेगा, फिर ये स्टेज चलेगा, वैसा। तो सारे स्टेजेस जो है वो पैरेलल में चल रही है। अच्छा। अच्छा, तो इसमें मैप रिड्यूस का मतलब ये होगा, क्योंकि मैं वो सर्वर का सीपीयू और मेमोरी यूज करके मेरा प्रोसेस कर रहा हूँ। हाँ, मतलब कि मैं एक ही चीज बार बार चला रहा हूँ, तो पैरेलल प्रोसेसिंग इज फास्टर, उसके लिए HDFS यूज होता है, बिकॉज इट्स अ पैरेलल प्रोसेसिंग। करेक्ट। तो अभी सपोज एक यूज केस लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा स्पेलिंग लिखेगा तो अच्छा रहेगा। अभी यार कैसे करूं मैं वो, नोड 1, नोड 2, नोड 3, ओके। अभी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ठीक है, 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ये यूजर है। अब ये जो एंट्री पॉइंट है, मैं अभी एंट्री पॉइंट लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मीनिंग है, ठीक है। अभी मैं HDFS को बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि मुझको काउंट्स निकालना है, ठीक है। जो भी फाइल है A.txt, वो A.txt 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। रेप्लिकेशन छोड़ दो, रेप्लिकेशन अभी भूल जाओ। ये एक फाइल को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अभी मैंने बोला कि मुझको ये फाइल में कितने रिकॉर्ड्स है वो निकालना है। तो क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, ओके। ये दो टाइप के, ये मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन है, ओके। हडूप जो था वो मास्टर स्लेव वे में वर्क करता है। तो मास्टर यानी जो मेन चीजें डिफाइन करता है, ठीक है, मास्टर ये है। वो मास्टर को नाम देते हैं नेम नोड, आप लोगों ने सुना होगा शायद, नेम नोड। तो ये नेम नोड का फंक्शनैलिटी क्या है, मेटा डेटा रखता है वो पूरा, कि ये फाइल कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, कहाँ कहाँ ब्लॉक्स है। तो फाइल रिलेटेड पूरे इंफॉर्मेशन रखता है। फिर दूसरा, वो ये भी चेक करता है कि कितने नोड्स वगैरह है, तो नोड रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है, नोड रिलेटेड, ओके। अभी जब आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि नेम नोड को कि भाई A.txt के रिकॉर्ड काउंट करे, तो ये जो नोड्स है इनको वो डेटा नोड्स बोलते हैं, क्योंकि डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रोग्राम लेता है, इस प्रोग्राम को एक रिसोर्स मैनेजर रहना चाहिए, राइट। ये नेम नोड को कैसे पता चलेगा कि कौन से नोड पे क्या मेमोरी और क्या यूजेज है, एक्सेट्रा, ओके। तो हडूप में एक कंसेप्ट है यान का, यान, ओके। तो यान क्या है, येट अनदर रिसोर्स एलोकेटर, उसका फुल फॉर्म है रिसोर्स नेगोशिएटर, सॉरी, ओके। ये क्या करता है, ये सिर्फ एक मैनेजर का काम कर रहा है, ओके। जो अपन अपने कंपनीज में मैनेजर रहता है, कि वो देखता है कि अरे सब लोग सही से काम कर रहे हैं क्या, अगर इसके पास बैंडविड्थ नहीं है तो दूसरे आदमी को दे दो, ओके, वैसा। तो ये इसका काम वो है। तो ये नेम नोड क्या करता है, अब एक प्रोग्राम आया P1,
ये पहले तो एक डेटा नोड लेता है, उसमें एक एप्लीकेशन मैनेजर स्टार्ट करता है, एएम। ओके, ये प्रोग्राम रिलेटेड। ये एप्लीकेशन मैनेजर एक कोई भी नोड पे रैंडमली, इसको पता रहता है कि किस नोड पे क्या सीपीयू है वगैरह, तो ये बेस्ट नोड सिलेक्ट करता है और उस पे एप्लीकेशन मैनेजर। अब ये एप्लीकेशन मैनेजर जो है, इसका काम कुछ नहीं, इसका काम ये है कि ये रिसोर्स मैनेजर को बोले, यान को, कि भाई मुझको ये इंस्ट्रक्शन मिला है P1 चलाने का इस डेटा फाइल पे, तो तुम मुझको बताओ कि कौन से नोड्स पे मैंने चलाना चाहिए। तो अभी ये क्या करेगा, ये शुरू करेगा टास्क। ओके, अब ये जो है यान यान और नेम नोड ना बहुत ही इन कोऑर्डिनेशन काम करता है, ठीक है। और हर एक के हार्ट बीट्स, यानी कौन सा सर्वर अप है नहीं है, सब कुछ इसके और इसके पास रहता है, ठीक है, नेम नोड के पास। तो अब ये बोलता है कि ठीक है, मुझको B1 B2 B3 ब्लॉक्स पे चलाना है जॉब। यान बोलेगा ठीक है। अब यहाँ पे एक टास्क चलेगा, मैप, यहाँ पे एक मैप चलेगा, यहाँ पे एक मैप चलेगा। तो ये जो मैप है, ये है टास्क। ओके, एक एक टास्क हो गया हर एक नोड पे। अभी ये मैप चल रहा है, ये बोलेगा B1 से मुझको रिकॉर्ड काउंट निकालना। तो ये मैप जो है, ये B1 का रिकॉर्ड काउंट सेव कर लेगा, B1 रिकॉर्ड काउंट। ओके, ये B2 का रिकॉर्ड काउंट सेव कर लेगा, B3 का सेव कर लेगा ये रिकॉर्ड काउंट। ओके, ये वाला मैप फंक्शन। अभी सबने मैप चला दिए, तो ये बोलेगा अच्छा, अभी मैप तो हो गए, अभी रिड्यूस चलाना है क्योंकि टोटल फाइल काउंट निकालना है। तो ये बोलेगा ठीक है, एक काम करते हैं, इस पे रिड्यूस एक टास्क चलाते हैं। अब जब ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको कंसोलिडेट करना है ना सब कुछ, तो ये लाएगा एक पे, सॉरी इसको नहीं लाएगा, ये ऑलरेडी है। ओके, ये एक पे लाएगा। अभी ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, फिर ये बोलेगा ठीक है, अब डेटा आ गया है बी, ये a.txt के 10 रिकॉर्ड काउंट है, इसको वो भेज देगा नेम नोड पे, क्योंकि क्लाइंट इससे कनेक्टेड है ये एंट्री पॉइंट से। तो यहाँ पे वो अमाउंट भेज देगा कि 10 रिकॉर्ड आ गए, ऐसा। ये हाई लेवल है, ये सब चीजें बैकएंड पे हडूप में लिखी गई है, ठीक है। तो ये हमको नहीं करना पड़ता है। एडिशनली अगर ये B1 ब्लॉक यहाँ पे भी स्टोर्ड है और सपोज ये डाउन चले गया, ओके, टास्क शुरू है डाउन चले गया, तो क्या होगा, यान स्मार्ट है, यान बोलेगा ठीक है, एक टास्क एक नोड गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रेप्लीकेशन है हमारे पास। नेम नोड से पूछेगा B1 कहाँ का रेप्लीकेटेड है, नेम नोड बोलेगा नोड 3 पे, ठीक है, यहाँ पे और एक मैप चला देंगे। यहाँ पे मैप चला है तो B1 का रिकॉर्ड काउंट मिल गया। अभी इन दो मैप का शफल नहीं होगा क्योंकि ये पहले से है, तो ये बोलेगा कि B3 एंड B1 का रिकॉर्ड काउंट है 7। अब इसको वो भेजेगा यहाँ पे रिड्यूस जब भी चले, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज हो गया, क्योंकि अगर आपका डेटा एक पे ही स्टोर्ड है तो वो बार बार शफल नहीं होगा, ठीक है। तो ये यान करता है, यान स्मार्ट है। तो जब भी आप कुछ प्रोसेस चलाते हो, तो सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि अच्छा, रेप्लीकेशन भी पता रहता है ना नेम नोड को कि B3 और B1 का रेप्लीकेशन एक जगह है, और ये प्रोग्राम के थ्रू हमको रिकॉर्ड काउंट निकालना है B3 B1 और B2 पे। तो अगर उसको दिखता है कि B3 और B1 का डेटा एक नोड पे है, तो यान दोनों मैप को एक ही जगह ट्राई करेगा रन करने की, प्रोवाइडेड इसमें रिसोर्सेज रहे, इसमें जगह रहे रन करने की। ओके, नहीं तो फिर वो दूसरे नोड्स पे करेगा। तो टू योर पॉइंट मितेश, कि वो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यान को उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है वैसा कि जहां रेप्लीकेशन रहे वहीं पे पहले ट्राई करे वो। हाँ, नहीं होता है तो शफल होगा, नो डाउट, उसमें कुछ कर नहीं सकते, यानी अब वो ऑटोमेटिकली जहां बेस्ट पॉसिबल केस है, और ये वहीं पे रन होगा जहां पे डेटा है। सपोज यहाँ पे और एक है नोड 4, उसमें B1 B2 B3 है ही नहीं, तो ये यहाँ पे नहीं करेगा वो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे डेटा ही नहीं है। तो डेटा को लोकलाइज करना पड़ेगा उसको उस सर्वर पे, तो वो बहुत बड़ा टास्क है, तो वो इस पे कुछ नहीं चलाएगा। इसीलिए जब हॉरिजॉन्टली ऐड करते हो तो वो बोलते हैं कि बैकग्राउंड में रिपार्टीशन चलाओ, तो ये फिर से इधर पॉपुलेट होना शुरू हो जाता है ताकि इसको भी लेवरेज कर पाए। नया डेटा नो डाउट इसमें होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा रिपार्टीशन करोगे तो अच्छे से डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और वो बैकग्राउंड में चलता है। ओके ये क्लियर। ओके, इसका मतलब आउटपुट ऑफ मैप सिर्फ शफल होगा, आउटपुट ऑफ मैप इज शफल, नॉट कंप्लीट डेटा। मीन डेटा हाँ अगर 1 GB का है बट आउटपुट अगर 1 MB है तो सिर्फ 1 MB शफल होगा, तो आईओ ऑलरेडी कम हो गया।
हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा वो ब्लॉक अलग अलग इस पे है तो नहीं सही ना, फिर तो वो वैसे ही, हाँ तेरी बात सही नहीं है, नहीं, मतलब एग्री, अगर मेरा जो 10 फाइनल 1 GB मैप का आउटपुट डेटा है है, वही सफल होता है। हाँ बट 1 GB का डेटा, बट मेरे को उसका आउटपुट जो है, हाँ, मतलब 1 GB की पूरी फाइल है, बट मेरे को सिर्फ काउंट चाहिए। राइट काउंट राइट, तो 1 MB का हो गया। करेक्ट करेक्ट, नहीं सही है, यस, तो वैसा होता अभी तो है अब। में ये भी आयो होगा भी। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं आयो आ रहा कम हो हूँ गया। आयो, अभी आयो पे आ रहा हूँ, रुक जाओ, ओके। ओके। अभी हडूप में ये सब चल रहा है, तो अपना मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है, नेम नोड स्टार्ट होता है, वो एप्लीकेशन मैनेजर स्टार्ट करता है, रिसोर्स मैनेजर फिर टेक ओवर करता है, रिसोर्स मैनेजर टास्क चलाता है, इंडिविजुअल टास्क, और फाइनल आउटपुट कंसोलिडेट करके नेम नोड को देता है, ठीक है, ये ओवरऑल प्रोसेस है। अभी ये जब परफॉर्म हो रहा है मैप्स, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा ये पूरा हो रहा है, राइट, ये पूरे काउंट्स निकाल लिए, अब ये जो एक स्टेज है, इसको वो क्या करता है, उसी नोड पे एक टेम्पररी स्टोरेज में सेव करता है, ओके, ये एक आईओ ऑपरेशन होगी। फिर दूसरा जो स्टेज है, ओके, उसको भी फिर से एक टेम्पररी लोकेशन पे सेव करता है। तो अभी क्या हो रहा है इस केस में, ये जब सेव करना है तो सेव कर रहा है वो डिस्क पे, डिस्क स्टोरेज, ओके। सो अभी डिस्क स्टोरेज जब आ जाता है तो तीन टाइप के स्टोरेज है, ओके। जब भी हम बिग डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, स्टोरेज टाइप है डिस्क, एक है मेमोरी, और एक है डिस्क प्लस मेमोरी। ये एडवांस्ड हो गया, ये बाद में देखते हैं। डिस्क, डिस्क यानी है जब भी आप मैप रिड्यूस चलाते हो तो ये हमेशा डिस्क ही यूज कर रहा है, ओके। तो क्या हो रहा है, डिस्क में सेव कर रहा है तो आईओ ऑपरेशंस बढ़ जा रहे हैं, थोड़ा स्लो भी है, क्योंकि हमने देखा है या ना अपने एक्सपीरियंस से, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस हमेशा हमेशा फास्ट होते हैं, डिस्क रिलेटेड ऑपरेशंस हमेशा स्लो होते हैं। तो अगर आपके इसमें 3 मैप के टास्क है, 3 मैप, तो वो 3 बार सेव करेगा रीड करेगा, सेव करेगा रीड करेगा, राइट, तो इसमें टाइम जाता है, और ये है प्रॉब्लम मैप रिड्यूस का, क्योंकि ये हमेशा डिस्क ही यूज कर रहा है, ओके। तो ये जो एक स्टार्टिंग हो गया, सब सही चल रहा है, लोगों ने प्रोसेसेस बनाना शुरू कर दिया मैप रिड्यूस में, लेकिन फिर दिक्कत आती है कि यार ये तो भी स्लो ही जा रहा है क्योंकि ये डिस्क यूज कर रहा है, ओके। एंड ये जो मैप रिड्यूस था, इसका एक और ड्रॉबैक था, जो ये था जावा रिलेटेड, ओके, ये जावा में ही लिख पा रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जावा के प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी बहुत लिमिटेड थी, है ना, वैसे थे डेवलपर्स लेकिन मैप रिड्यूस से रिलेटेड थोड़े कम मिलते थे। अब इसमें क्या किया, डेवलपमेंट हुआ, और फिर डेवलपमेंट में एक नई सर्विस आई, हाइव, जो कि बहुत फेमस हुई। अब ये जो हाइव सर्विस है वो क्या करती थी, ये जो मैप रिड्यूस है ना वही रन करती थी, लेकिन इन सीक्वल फॉर्मेट। तो जब ये डेवलप हुआ तो उन्होंने क्या किया, ये जब सब फाइल्स के ब्लॉक्स है, इस पे उन्होंने ये सर्विस बनाई। ये सर्विस क्या करती है, सबका मेटा डेटा लेती है, ओके, उसको रीड करती है, एंड देन एक टेबल फॉर्मेट बनाती है उस पे। तो आपका जो a.txt था, नाउ इट्स अवेलेबल इन अ टेबल फॉर्मेट, ओके। इसके लिए आपको करना पड़ता है ऑपरेशंस परफॉर्म, आपको क्वेरीज बनानी पड़ेगी, डीडीएल्स लिखने पड़ेंगे, एक्सेट्रा, पाथ वाथ देने पड़ेंगे, फाइल फॉर्मेट वगैरह देखना पड़ेगा, बहुत है, ये भी इन्वॉल्व है। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक टैबुलर वे दे दिया। अब जब टैबुलर वे दे दिया तो लोग, सीक्वल तो आता ही है लोगों को, तो लोगों ने सीक्वल लिखने शुरू कर दिए। अब जब सीक्वल लिख रहे हैं तो बैकएंड पे क्या हो रहा है, बैकएंड पे ये मैप रिड्यूस ही है, ओके। तो इसके कारण सीक्वल आप देखोगे हाइव के बैच ऑपरेशंस में बहुत काम आने लगे। बैच इन द सेंस ओवरनाइट, नाइटली बैचेस या शेड्यूल्ड टाइप ऑफ थिंग, राइट। रियल टाइम के लिए स्टिल इट वाज नॉट सूटेबल, बिकॉज अगर आपके डेटा आ रहा है हर सेकंड पे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैप रिड्यूस इज स्लोअर, ओके। तो ये लेकिन ईज हो गया डेवलपर्स के लिए। अभी डेवलपर्स कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई ठीक है, हम मैप रिड्यूस जावा में नहीं लिखना पड़ेगा मुझको, मैं लिखूंगा सीक्वल हाइव में और मैप रिड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन फिर ये इवेंचुअली क्या हुआ, सब लोग जब जैसे जैसे अडॉप्ट करते गए, हाइव भी थोड़ा स्लो कंसिडर होने लग गया कि नहीं, हमारा यूज केस बढ़ते जा रहा है, हमको फास्ट एक्सट्रैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए डेटा का। तो डेवलप हुआ स्पार्क।
ओके, तो अपाची नॉट अपाची, डेटाब्रिक्स के जो लोग थे, डेटाब्रिक्स जो कंपनी है उसके जो फाउंडर्स वगैरह है, उन्होंने ये स्पार्क बनाया था। ठीक है, तो स्पार्क डेटाब्रिक्स ने ही बनाया मोस्टली, और इसीलिए डेटाब्रिक्स का जो स्पार्क वर्जन है वो हमेशा आगे चलता है जो फीचर्स और इसमें है उसके कंपैरिजन में। तो जब ये स्पार्क बना, स्पार्क का मेन मोटिव ये था इसको ऑप्टिमाइज करना, मैप रिड्यूस को। तो मैप रिड्यूस को ऑप्टिमाइज करना है, दैट मींस सबसे पहले मैप रिड्यूस क्यों स्लो है, क्योंकि वो डिस्क आईओ परफॉर्म करता है। उसको अगर फास्ट करना है तो क्या कर सकते, मेमोरी में ला सकते हैं सब कुछ, एंड देन मेमोरी में हम ऑपरेट करेंगे तो फास्ट होगा। तो उसमें डिस्क पे राइट करके रीड करने का जो ऑपरेशन है वो आपका सेव हो जा रहा है, क्योंकि सब मेमोरी में है। मेमोरी ब्लॉक से ही एक दूसरे की ब्लॉक्स रीड करो और आगे बढ़ो। तो ये स्पार्क करता था। ठीक है, और फिर स्पार्क का आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ। तो पहले स्पार्क एचडीएफएस पे ही चलता था। ओके, लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, अभी स्पार्क विदाउट एचडीएफएस भी चलता है। इसीलिए हडूप का जो मेन आर्किटेक्चर था वो अभी थोड़ा सा कम यूज में हो रहा है। ओके, अब मैक्सिमम लोग स्पार्क यूज कर रहे हैं। क्यों? उस अब आगे देखते हैं स्पार्क पे क्यों स्पार्क यूज करते हैं। इसमें कोई डाउट्स है अभी, कोई क्वेश्चंस? ओके, स्पार्क, ठीक है। अभी हाँ, स्पार्क क्यों यूज करने लगे, तो स्पार्क का बेसिक आर्किटेक्चर देखते हैं अपन पहले। ठीक है, तो एक यूजर है। ओके, वो जाता है, वो बोलता है एक कंप्यूटर है, उसको बोलता है कि ठीक है ये स्पार्क प्रोग्राम रन करो। स्पार्क प्रोग्राम हमेशा स्पार्क सबमिट करके कमांड रहती है। ओके, उससे जार फाइल ट्रिगर होती है, वैसे रन होता है। ठीक है, तो अभी एक यूजर ने बोल दिया कि ठीक है ये प्रोग्राम रन कर मेरे लिए। ठीक है, स्पार्क का। तो ये क्या करता है, ये मेन नोड ये जो है इस पे जाता है, इस पे एक कंटेनर बनाता है। कंटेनर को हम ड्राइवर बोलते हैं। ओके, ये भी मास्टर स्लेव ही है। ओके, लेकिन ये एक कंटेनर बना रहा है, ड्राइवर। तो एंट्री पॉइंट इज ड्राइवर ऑलवेज। ठीक है, अभी ड्राइवर अगर मैं बना रहा हूं हर एप्लीकेशन का, अगर मैंने और एक जॉब रन किया, ये जॉब 1 है, जॉब 1, जॉब 2, तो ये और एक ड्राइवर बनाएगा इस पे। ओके, तो वैसे ही जॉब 3 और एक ड्राइवर बन जाएगा। ठीक है, D3 D2। तो ड्राइवर पहले ऑन होता है। अब ये ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर को पता रहता है कि ये प्रोग्राम के थ्रू मैंने क्या क्या रन करना है। ओके, अभी इसके पास मेटा डेटा भी है, जैसा वो नेम नोड था ना, उसी टाइप का कंसेप्ट समझो। ठीक है, और अभी यहाँ पे नोड्स है, नोड 3, नोड 2, नोड 1। तो अब ये ड्राइवर क्या करता है, एक स्पार्क सेशन बनाता है। ओके, सबसे पहले स्पार्क सेशन। तो स्पार्क सेशन क्या है? ओके, तो एक यानी अब ये जो सर्वर है, जब हडूप आया था और स्पार्क जब उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था एचडीएफएस पे, तो क्या होता था, ड्राइवर को ना बताना पड़ता था कि मैं स्पार्क में क्या क्या चलाऊं। ओके, कि ओ उसके पहले मैं ना, ओके स्पार्क आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है, ये अभी रुक जाओ, स्पार्क का कोर कोर देखते हैं। तो जब स्पार्क आया तो स्पार्क में 3 लेयर्स थे। ओके, अब यहाँ पे है स्पार्क कोर। ओके, स्पार्क कोर यानी जावा, स्काला, पाइथन, आर, ये लैंग्वेजेस में एपीआईज है स्पार्क के, कि स्पार्क का कुछ भी रन करना है तो इनके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये कोर ऑफ स्पार्क हो गया। और एक था जो उसका यूजेज वाइज स्पार्क था, तो यहाँ पे स्पार्क सीक्वल आ गया, और फिर स्ट्रीमिंग आ गया। ओके, फिर एमएल लाइब्रेरीज आ गई, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, और ग्राफ ग्राफ क्यूएल। ओके, सो ग्राफ रिलेटेड भी है अलग। ये दो मुझको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन देवादित्य कैन चाइम इन अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए तो। लेकिन स्पार्क स्ट्रीमिंग यानी रियल टाइम इवेंट्स को स्ट्रीम करना,
ओके, स्पार्क सीक्वल है, इसमें स्पार्क कंटेक्स्ट था, एक्सेट्रा, ठीक है। सो बेसिकली ये दो मेजर कंपोनेंट्स थे, ठीक है, स्पार्क के। ये था बेस जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते थे और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते थे। लेकिन अब इसको रन करने के लिए आपको एक मैनेजर लगेगा, ओके, यानी एक पूरा इनक्लोज्ड कंटेनर लगेगा, ओके। तो ये था स्पार्क सेशन। तो स्पार्क सेशन में आप स्पार्क सेशन को बताते थे कि भाई मुझको स्पार्क सीक्वल लिखना है, कि स्पार्क कंटेक्स्ट में काम करना है, स्ट्रीमिंग में काम करना है, एक्सेट्रा। ओके, तो ये एक सेशन बनता था, सेशन के अंदर ये सब हो रहा था, ओके, ड्राइवर पे ही, लेकिन ये सेशन में। लेकिन इस सेशन को मैनेज करने के लिए कोई तो कुछ लगेगा, ओके। तो यहाँ पे क्लस्टर मैनेजर रहता था, और ये क्लस्टर मैनेजर जैसे हमने यान देखा, राइट, पहले हडूप था तो यान पे चलता था, लेकिन जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ते गई वो कुबरनेटिस पे भी होने लग गया, और एक मेजोस करके था वो भी उस पे भी आने लग गया। तो ये क्लस्टर मैनेजर कैन बी एनीथिंग, ओके। यान को छोड़ के भी आप कुबरनेटिस या मेसोस भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज नॉट मैंडेटरी है क्लस्टर मैनेजर, लेकिन कौन सा फ्रेमवर्क इज नॉट मैंडेटरी, ओके। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। क्लस्टर मैनेजर एज नेम सजेस्ट, ये सिर्फ मैनेज कर रहा है स्पार्क सेशन और जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको मैनेजर, ओके। जैसे यान है, ये कंसिडर करो, ओके। तो पहले स्पार्क सेशन आता है, स्पार्क सेशन बोलता है कि अच्छा मुझको ये लैंग्वेजेस में से एपीआईज दिए गए हैं प्रोग्राम ने, यानी यूजर ने। मैं सपोज पाइथन यूज करूंगा। अब पाइथन जब यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा उसको कि अच्छा मुझको स्पार्क सीक्वल चलाना है, तो मैं स्पार्क सेशन में सीक्वल का कंटेक्स्ट एनेबल करूंगा, ओके। क्योंकि इसको बताना पड़ता था कि सीक्वल चला रहा हूं, या स्पार्क डेटा फ्रेम रिलेटेड कुछ चला रहा हूं, स्ट्रीमिंग रिलेटेड कुछ चला रहा हूं ऐसा, या मशीन लर्निंग रिलेटेड चला रहा हूं, तो ये इसको बताना पड़ता था। तो ये स्पार्क सेशन के बाद ना कंटेक्स्ट सेट होता था कि क्या कंटेक्स्ट में ये प्रोग्राम रन होने वाला है। लेकिन ये आउटडेट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे नए वर्जन ऑफ स्पार्क निकले, शायद वर्जन याद नहीं है मुझको, लेकिन 3+ होगा शायद, या 2+ हो सकता है, ठीक है। स्पार्क के भी वर्जन है। तो 2+ के बाद ये कंटेक्स्ट जो है ना ये थोड़ा आउटडेट हो गया, क्योंकि लोग बोलने लग गए कि यार कंटेक्स्ट क्यों बार बार दूं। मेरा हो सकता है आधे पाइथन जब चला रहा हूं मैं, बीच में मुझको सीक्वल भी लगे, स्ट्रीमिंग भी लगे, स्पार्क कंटेक्स्ट भी लगे। तो इन्होंने ये पूरा एक यूनिफाइड वे में स्पार्क सेशन कर दिया, ओके। तो अभी जब कभी भी कुछ बात करते हैं तो स्पार्क सेशन ही बोलते हैं, अभी कंटेक्स्ट वनटेक्स्ट रिलेटेड बात नहीं होती। लेकिन ये एक आइडिया रहना चाहिए, इसलिए मैं ये कवर कर रहा हूँ, ओके। ये पहले था, अभी अभी उतना पॉपुलर नहीं है, ओके। अभी जब सब लोग स्पार्क सेशन से ही बात करते हैं, ठीक है। गोइंग बैक अभी जब ये ड्राइवर आ गया, ड्राइवर को मेटा डेटा पता है, ड्राइवर ने स्पार्क सेशन एनेबल कर दी। अभी ये स्पार्क सेशन के अंदर सब कुछ एंक्लोज्ड है, ओके। ये बोलेगा स्पार्क सेशन क्लस्टर मैनेजर को, सीएम, कि भाई मुझको ये जॉब रन करना है। क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, क्लस्टर मैनेजर जाएगा, इसको पता है क्योंकि कि कौन से नोड पे क्या डेटा है, और कितनी मेमोरी और सीपीयू है, ठीक है। मेमोरी और सीपीयू मेन है। ये बोलेगा कि ठीक है, इधर मैं एक एग्जीक्यूटर शुरू करता हूँ, ओके। और फिर एक यहाँ पे एग्जीक्यूटर शुरू करता हूँ। ये एग्जीक्यूटर क्या करते हैं, ये टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे अपन ने मैप रिड्यूस में देखा कि मैप कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, एक्सेट्रा। तो वैसे ही जो भी टास्क मैं इनको दे रहा हूँ ये एग्जीक्यूटर्स में चल रहा है, ओके। एग्जीक्यूटर्स में चल रहे हैं टास्क। एक एग्जीक्यूटर में मल्टीपल टास्क भी चल सकते। तो सपोज आपका प्रोग्राम ऐसा है कि अ, एक ही एग्जीक्यूटर में मल्टीपल ऑपरेशंस कर रहे हो सपोज, ओके। तो ये टास्क चलते रहेंगे, तो यहाँ पे भी मल्टीपल टास्क चल सकते हैं, ओके। अब जब ये टास्क की बारी आती है, तो टास्क ना स्पार्क में दो टाइप के होते हैं, ओके। एक है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है एक्शंस, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस है मैपिंग कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, या ग्रुप बाय कर रहे हो, है ना, एग्रीगेट कुछ कर रहे हो, एक्सेट्रा। एक्शन क्या है, एक्शन एक्चुअल एक्शन है कि क्या दिखाना है, जैसे काउंट दिखाना है आपको,
या शो करना है, यानी कुछ व्यू करना है आपको, या कलेक्ट करना है, कलेक्ट इन द सेंस वही एक जगह पे लाके आपको आउटपुट पब्लिश करना है, ठीक है। फाइल राइट करनी है, ये बहुत कॉमन है, फाइल राइट करनी है, तो ये एक्शन हो गया। ये मैं ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्पार्क जो है ना वो लेजी इवेल्युएट करता है, लेजी इन द सेंस जब आप उसको ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हो ना तो वो सिर्फ रन करते जाता है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। तो अगर मेरे प्रोग्राम में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे ना तो वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ करना नहीं है। तो स्पार्क स्मार्ट है, ओके, वो लेजी लेजी ऑपरेशंस परफॉर्म कर, ओके। तो लेजी इन द सेंस एक्शन रहेगा तभी कुछ होगा, तब तक सिर्फ कमांड्स ही है, कंपाइलेशन ही हो रहा है, बाकी कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। लेकिन जब एक्शन आ गया तो वो पूरा ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो इसको लेजी बोलते हैं। अभी ये कैसे हो रहा है, तो जब भी कोई कोड आ रहा है क्लस्टर मैनेजर पे, ठीक है, तो स्पार्क इंटरनली एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, जैसे सीक्वल में एक्सप्लेन करते हैं अपन, राइट। तो सीक्वल में एक्सप्लेन क्वेरी लिखने के बाद हमको पता चलता है कि अच्छा अगर सब क्वेरीज है तो एक सब क्वेरी कितना ले रही है, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, कितने रोज प्रोसेस करेगा, ये सब डिटेल्स एक्सप्लेन प्लान में आते हैं, राइट। तो स्पार्क क्या करता है, आपके कोड पे पहले तो एक्सप्लेन टाइप का प्लान रन करता है। इस एक्सप्लेन प्लान को वो लोग बोलते हैं डैग्स, ओके। डैग्स क्या है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो वो ग्राफिकल वे में आपके एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है कि ठीक है, टास्क 1, फिर टास्क 2, फिर इसका आउटपुट टास्क 3, ओके, फिर इसका आउटपुट टास्क 4। तो ये कुछ नहीं है, ये स्टेजेस है, स्टेजेस। ये स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम देखेंगे आगे प्रैक्टिकल में, ये जब जॉब चलाता हूं मैं, तो जब मैं इसके यान के एप्लीकेशन में जाके स्पार्क के एप्लीकेशन को इलेबोरेट करता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स, तो मुझको ये दिखता है कि स्टेज 1 चल रहा है, स्टेज 2 चल रहा है, स्टेज 3 चल रहा है, एक्सेट्रा। तो ये स्टेजेस में इनको ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस को डिवाइड करता है। तो हो सकता है मैप और फिल्टर को टास्क 1 में डाल दिया, ग्रुप बाय को टास्क 3 में डाल दिया, वैसा। तो ये स्टेजेस चल रहा है। तो ये अलग अलग टास्क है, अभी ये अलग अलग टास्क इन एग्जीक्यूटर्स पे रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि पहले स्पार्क सबमिट जॉब करेगा, सबमिट ड्राइवर रहेगा, जो ड्राइवर मेन है वो पूरा हैंडल करते रह रहा है ये जॉब को, ओके। तो हर जॉब के लिए अलग अलग ड्राइवर इनिशिएट होंगे, हर एक ड्राइवर अपना स्पार्क सेशन इनिशिएट करेगा। वो क्लस्टर मैनेजर जो भी आपने डिसाइड किया क्लस्टर के लिए उससे इंटरेक्ट करते रहेगा। वो क्लस्टर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एग्जीक्यूशंस एंड एग्जीक्यूटर्स टास्क रन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन डैग्स। अब जब ये सब हो गया उसके बाद ये वापस भेजेंगे डेटा, कंसोलिडेट करके इधर मिल जाएगा, वैसा। अगर सपोज ये नोट डाउन गया तो और ये ब्लॉक्स कहीं और है तो वहां पे एग्जीक्यूटर रन करेगा, ठीक है। तो वैसा वो ऑलरेडी खुद से रेजिलियंट है, ठीक है। तो ये मेन है। इसमें कोई क्वेश्चन, ये इस पे काफी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस। तो ये एक्सप्लेन प्लान हर बार बनता है क्या? ये जैसे हाँ मैं सिनेरियो जो मेरे को याद आ रहा है ना, उसमें जब कभी सिंकअप करना होता था प्रोडक्शन से बीसीपी या बीसीपी टू प्रोडक्शन, तब हाँ। ये लोग बोलते थे कि इसका एक्सप्लेन प्लान चल रहा है। और हम्म। फिर एक्सप्लेन प्लान चलने के बाद ये लोग बोलते थे कि अब सिंकअप के लिए लगाया है। तो एक्सप्लेन प्लान बनाना जरूरी होता है क्या, यानी कैसे रहता है वो? एक्सप्लेन मैंडेट से प्लान होता ऑटोमेटिक है? रहता है, आप बनाते नहीं हो। जब आप कोई जॉब सबमिट कर रहे हो तो ड्राइवर ये बनाता है, क्योंकि ड्राइवर को पता रहे कि क्या क्या रन करना है, ओके। तो ये टास्क जाते हैं रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर बोलता है अच्छा ये टास्क है, ठीक है, यहाँ यहाँ चलाऊंगा मैं। लेकिन ये ड्राइवर ही आपका एक्सप्लेन प्लान बना देता है। तो जब आपके केस में आप किसी ने बोला आपको कि एक्सप्लेन प्लान बन रहा है, तो आपका जो कोड था वो इतना कॉम्प्लेक्स या वो था कि उसको बनाने में टाइम लगा ड्राइवर को भी, कि कॉम्प्लेक्स कोड। तो इसलिए वो एक्सप्लेन प्लान बन गया, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। एक बार एक्सप्लेन प्लान बन गया फिर एग्जीक्यूशन, ओके। तो ये हर बार बनेगा, हर एक जॉब के लिए बनेगा, ये सारे J2 J3 जितने भी जॉब्स चलाओगे सबके लिए बनेगा। अच्छा।
हाँ तो वो इसी वे में एग्जीक्यूट करता है, पहले डैग बनाता है ताकि उसको पता चले, फिर वो डिफाइन करता है टास्क, टास्क में ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस। ओके, अब ये टास्क के अंदर वो डिफाइंड है कि अच्छा ये टास्क में ट्रांसफॉर्मेशन, ये टास्क टब 4 में एक्शन है, तो वो वैसे डिफाइन करता है। एंड देन फिर आप जब भी उसका स्पार्क स्पार्क हिस्ट्री और इसके लॉग्स देखते हैं तो हमको दिखता है कि स्टेज 1 में टास्क में यहाँ पे फटा है कोड। तो जब आप टास्क 1 ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि जो कमांड चल रही थी वो उसमें फटा है, तो फिर आपको पता रहेगा कि आपने कोड में मैप अगर यूज किया है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज या तो ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि क्यों फटा है वहां पे। तो ऐसे आप ट्रबल शूट करते हो उसको, एंड देन फिर आप ऑप्टिमाइज करते हो ताकि आपका कोड चले। ओके मितेश हाथ ऊपर किया हुआ है, पीला पड़ गया। क्वेश्चन पूछना है आपने। तो गलती से हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने किया था। तो ओके, मैं शायद मैं मिस कर गया, बट मेरे को स्पार्क स्पार्क कंटेक्स्ट और स्पार्क सेशन में क्या डिफरेंस है वो नहीं समझा। स्पार्क कंटेक्स्ट स्पार्क सेशन का पार्ट है। ओके, स्पार्क कंटेक्स्ट सीक्वल कंटेक्स्ट देखो स्पार्क में। ओके, यहाँ पे बताता हूँ। स्पार्क में क्या होता है, डेटा फ्रेम्स होते हैं। ओके, जैसे नॉर्मल हम पांडास में डेटा फ्रेम देखे ना, वैसे ही स्पार्क में डेटा फ्रेम्स होते हैं। इन डेटा फ्रेम्स को या डेटा को, कोई भी डेटा फ्रेम जरूरी नहीं है, डेटा को आप एज अ टेम्पररी टेबल बना पाते हो। ओके, ये सब टेम्पररी मेमोरी में ही होता है, right? मेमोरी जैसा में, अपना मेमोरी फाइल। में, ये सब मेमोरी में हो रहा है। ओके हाँ, यहाँ पे आईओ नहीं है फाइल पे, ये टास्क जो है ना वो राइट नहीं कर रहे, वो मेमोरी में ही सेव कर रहे हैं, इसीलिए मैप रिड्यूस से फास्टर है। ओके, अभी टेबल बन पाता है, ठीक है, टेबल परसिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? ये इसके कमांड्स है परसिस्ट करने की, लेकिन वो बात अलग हो गई, उस पर नहीं जाते अपन। परसिस्ट बोले तो सेव कर देगा मेमोरी में परसिस्ट डेटाबेस। करेगा टेबल, ताकि दूसरे लोग भी यूज कर पाए। सपोज ये मैंने टेम्पररी टेबल परसिस्ट बोला इसको, तो वो मेमोरी में रखेगा, एंड नेम ये जो क्लस्टर मैनेजर है उसको ध्यान में रहेगा कि अच्छा इस नाम का टेबल है मेमोरी में, तो अगर D3 को ये टेबल लेवरेज करना है तो क्लस्टर मैनेजर से वो लेवरेज कर पाएगा, इसके लिए अलग से प्रोसेसिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर अच्छा, प्रोसेस बट किया ओनली तो फॉर दिस स्पार्क सेशन है ना? नहीं नहीं नहीं, स्पार्क सेशन तो इंडिविजुअल है ना, जॉब लेवल पे। परसिस्ट बोलोगे तो वो सबके लिए परसिस्ट कर पाएगा। अच्छा। स्पार्क सेशन जॉब लेवल पे। ओके, मैं सिर्फ बता रहा ओके। हूँ कि टेम्प टेबल भी बना सकते हो, तो ये टेबल बन गया या ना सीक्वल लिख सकते हो। डेटा फ्रेम है तो हाँ। स्पार्क रिलेटेड डेटा फ्रेम रिलेटेड क्वेरीज लिखोगे, है ना। अगर स्ट्रीमिंग है तो स्ट्रीमिंग रिलेटेड कुछ तो भी एक फॉर्मेट रहेगा, उसमें सेव करोगे स्ट्रीमिंग का। ओके, मशीन लर्निंग है तो अलग, तो ये सब अलग अलग कंटेक्स्ट हो गए स्पार्क, लेकिन चल रहा है स्पार्क सेशन के अंदर ही। ओके, ओके तो हम लोग जैसे जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो जैसे पहले स्पार्क का कंटेक्स्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर लेट्स से यदि ग्लू में लिखते हैं तो ग्लू का कंटेक्स्ट उसको असाइन करते हैं, हाँ, वो क्योंकि सब। नहीं, क्योंकि स्पार्क का कंटेक्स्ट अब जरूरी नहीं रहा। आप अभी लेटेस्ट ग्लू में देखोगे तो आप स्पार्क सेशन बनाते हो और डायरेक्ट ग्लू कंटेक्स्ट बोलते हो। कंटेक्स्ट क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि कंटेक्स्ट से रिलेटेड एपीआईज आप यूज कर पाओगे। जैसे अपन ने एपीआईज देखा, पांडास डीएफ, ओके, टू सीएसवी, ओके, टू_CSV, यानी ये सीएसवी में राइट करना चाहता है, ये क्यों बता पाए, हम्म। पांडास यूज कर रहे हो, राइट। तो वैसे ही स्पार्क को बताना पड़ेगा कि कौन सा एपीआई यूज करूं। अगर मैंने डेटा फ्रेम पे काउंट निकालना है, ओके, तो उसको बताना पड़ेगा कि स्पार्क कंटेक्स्ट अगर यूज करता हूं तो डेटा फ्रेम के काउंट्स निकलते हैं, तो वो वैसे करेगा। फिर सीक्वल में मैंने सीक्वल पे सिलेक्ट स्टार चलाना है सपोज, तो मैं सीक्वल कंटेक्स्ट बोलूंगा तो उसको पता रहेगा कि अच्छा सिलेक्ट स्टार चलाने के लिए जो एपीआईज है, टू_CSV या फंक्शंस है, मॉड्यूल्स, वो मैंने यूज करना है, तो इसलिए उसको बताना पड़ता था। ठीक है, अब उसने सब यूनिफाई कर दिया, अभी उसको नहीं बताना पड़ता। लेकिन जब आप ग्लू में जाते हो तो ग्लू ने खुद का एक स्पार्क का एक फ्रेमवर्क बनाया, जो डायनामिक डेटा फ्रेम्स एक्सेट्रा है, जो हम देखेंगे बाद में, है ना। यानी वो, लेकिन स्पार्क को नहीं पता ना, स्पार्क इज ओपन सोर्स। जो भी ओपन सोर्स है उसको पता नहीं है कि ग्लू के कंटेक्स्ट में जो एपीआई है वो कैसे यूज करूं, तो स्पार्क को बताते हैं कि ग्लू कंटेक्स्ट
एक बनाते हैं जब भी हम बनाते हैं स्पार्क सेशन बनने के बाद, एंड देन फिर ये ग्लू कंटेक्स्ट यूज करते हैं ताकि ग्लू कंटेक्स्ट के सारे एपीआईज हम यूज कर पाए। अच्छा अच्छा। तो इट इज मोर ओवर लाइक जैसे अपन पाइथन में लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बोटो, इंपोर्ट पांडा, करेक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंपोर्ट को एक कंटेक्स्ट बोल दिया हमने। इंपोर्ट्स काइंड ऑफ ऐसे हाई लेवल पे बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैसा वो इंपोर्ट्स नहीं है, वो उसको बता रहे हो कि आपने ये चलाना है, लेकिन कंसेप्चुअली ऐसा बोल सकते हो। सबके अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं कंसेप्चुअली, लेकिन आप सही डायरेक्शन में हो, ऐसा ही मैं बोल सकता ओके। हूँ। ओके, तो ये समझा है ना, ये इंपॉर्टेंट था, और यही यही है स्पार्क। ओके, अब कल जाके स्पार्क डेटा फ्रेम्स बनते हैं, तो ये डेटा फ्रेम जो है ना पांडास रिलेटेड जैसे ही है, और इन डेटा फ्रेम्स या डेटा को जब मैं टेबल फॉर्म में क्रिएट टेबल या व्यू बोलता हूँ तो वो टेम्प टेबल बन जाता है, तो उस पर मैं सीक्वल डायरेक्ट जैसे अपन सीक्वल चलाते हैं ना वो चला सकते। तो बेसिकली अगर आप ये ये पूरा जो आर्किटेक्चर है ये समझने के लिए सही है, लेकिन आजकल इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सर्वरलेस सर्विसेज है एडब्ल्यूएस या अश्योर या जो भी है, एडब्ल्यूएस में ग्लू करके एक सर्विस, तो ग्लू ने ये पूरा बैकग्राउंड जो है ना वो हटा दिया, तो अभी यूजर को क्या बोलता है ग्लू, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, ग्लू एक सर्विस है, तो ग्लू बोलता है यूजर को कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, तुम आओ, तुम डेटा का फाइल लोकेशन दो या टेबल लोकेशन दो और सिर्फ कमांड्स चलाओ, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। क्योंकि जब स्पार्क जॉब को क्लस्टर पे चलाते हो, सपोज कोई भी एक फाइनेंशियल फर्म में अपने क्लस्टर्स थे, तो हमको ड्राइवर का अलग से मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी सेटअप था, लाइब्रेरीज लगेगी, पाथ्स ऐड करने हैं, वो सब करना पड़ता था, ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन, फिर एग्जीक्यूटर का अलग से कॉन्फ़िगरेशन था। ओके, तो ये सब सेट करके मैन्युअली हमको चलाना पड़ता था, लेकिन एडब्ल्यूएस ने ये पूरा हाइड कर दिया, ये बोलते हैं कि ये सब हम कर लेंगे, तुम लोग सिर्फ बताओ कि ये फाइल, यानी तुमको ग्लू जॉब जो है ये कितने मेमोरी का चाहिए, बाकी हम कर लेंगे। तो जब आप चला रहे हो तो आपको पता है कि अगर ये फाइल 1 GB की है तो आपको ये 2 GB मैक्स लगेगा, बेस्ड अपॉन ऑपरेशन। ओके, क्योंकि अगर आप बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारा कुछ परसिस्ट कर रहे हो, डेटा फ्रेम्स मल्टीपल बनाए जा रहे हो, तो ये सब फिर आपको ध्यान रख के ग्लू के मेमोरी पे ही फोकस करना है, ये सब ये बैकग्राउंड में खुद कर लेगा एडब्ल्यूएस। तो इसीलिए ये सर्विस इंपॉर्टेंट है, और इस सर्विस पे जाने के पहले ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। अगर मैंने ये सर्विस बताई डायरेक्टली तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट मैंने सोचा कि ये बता दूं। ओके, कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? ओके, तो मैं ना रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं, क्योंकि आज के लिए इतना ही है।